नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच बदली है। हाँ, बिल्कुल। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। सही। और हमारे पास ना इसका एक काफी डिटेल्ड विश्लेषण है। हम्म, तो देखते हैं कि इसमें आखिर ऐसा क्या खास है। हम्म, ये किताब आई थी 1997 में और तब से मतलब पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में तो छाई हुई है। हाँ, काफी पॉपुलर है। अक्सर कहते हैं कि इसने फाइनेंशियल लिटरेसी, निष्क्रिय आय, ये सब आइडियाज आम लोगों तक पहुंचाए। हम्म, पर क्या ये वाकई उतनी क्रांतिकारी है? यह एक अच्छा सवाल है। देखते हैं विश्लेषण क्या कहता है। तो आज हमारी चर्चा का मकसद ही यही है कि इस विश्लेषण के जरिए किताब के अंदर तक जाएं, हम्म, समझें कि ये दो डैड कौन हैं। हाँ, और उनकी सोच में इतना फर्क क्यों है। बिल्कुल। और किताब असल में सिखाना क्या चाहती है पैसे के बारे में, इसकी ताकत क्या है और कहाँ ये शायद थोड़ी चूक जाती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो विश्लेषण की शुरुआत ही किताब के मूल आइडिया से होती है। दो पिताओं की कहानी और पैसे को लेकर उनके फलसफे बिल्कुल अलग। एक तरफ है पुअर डैड, ये कियोसाकी के अपने पिता थे। विश्लेषण कहता है कि वो बहुत पढ़े लिखे थे, एकेडमिक रूप से सफल। हाँ, पारंपरिक रूप से सफल कह सकते हैं। हाँ, लेकिन पैसे को लेकर उनकी सोच एकदम पारंपरिक थी। सिद्धांत क्या था? खूब पढ़ो, अच्छी डिग्री लो, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। और मेहनत से पैसे कमाओ। बिल्कुल। ये एक जाना पहचाना सेफ रास्ता लगता है ना। हाँ, वही रास्ता जो हमें अक्सर सिखाया जाता है स्कूल में, समाज में। लेकिन फिर आते हैं रिच डैड। हाँ, जो उनके दोस्त के पिता थे, एक सफल बिजनेसमैन। और विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि रिच डैड ने कियोसाकी को वो सिखाया जो स्कूल कभी नहीं सिखाते। क्या मतलब, क्या सिखाया? कि पैसे के लिए सिर्फ काम मत करो, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। अच्छा, और ये कैसे? स्मार्ट निवेश से, अपना बिजनेस खड़ा करने से, और सबसे जरूरी संपत्ति यानी एसेट्स को सही मायने में समझने से। संपत्ति को समझना। और यहीं पर ये किताब पारंपरिक सोच पर पहला बड़ा सवाल उठाती है। ये उस धारणा को चैलेंज करती है कि बस अच्छी पढ़ाई और नौकरी सफलता है। तो मतलब विश्लेषण के हिसाब से कियोसाकी का तर्क है कि असली खेल मानसिकता का है। आप पैसे को देखते कैसे हैं। बिल्कुल, आप उसके बारे में सोचते कैसे हैं। ये सिर्फ पैसे कमाने के तरीकों के बारे में नहीं है। हाँ, ये तो पैसे के साथ अपने रिश्ते को समझने जैसा है। तो विश्लेषण से जो मुख्य सबक निकल कर आते हैं, उसमें पहला तो शायद यही है, वित्तीय शिक्षा का महत्व। हाँ, सबसे बुनियादी। किताब का एक सेंट्रल आइडिया, जैसा विश्लेषण में बताया गया है, ये है कि हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो हमें प्रोफेशनल दुनिया के लिए तैयार करती है। मतलब किसी और के लिए काम करके पैसा कमाना सिखाती है। सही। लेकिन ये नहीं सिखाती कि उस पैसे को मैनेज कैसे करें, उसे बढ़ाएं कैसे, या उसे अपने लिए काम पर कैसे लगाएं। एग्जैक्टली। और इसी कमी को वित्तीय साक्षरता पूरा करती है। और यहीं पर कियोसाकी का सबसे, कह सकते हैं, शक्तिशाली कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा? जिसे विश्लेषण भी रेखांकित करता है। संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारियां यानी लाइबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। अच्छा, संपत्ति और देनदारी। हाँ, और उनकी परिभाषा क्रांतिकारी रूप से सरल है। संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, ठीक है। और देनदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। हाँ, सीधा है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। विश्लेषण बताता है कि कियोसाकी के अनुसार ज्यादातर लोग जिसे संपत्ति समझते हैं ना, जैसे अपना घर या महंगी गाड़ी, हाँ बिल्कुल। वो असल में एक देनदारी हो सकती है। अरे कैसे? क्योंकि वो लगातार आपकी जेब से पैसा निकालती रहती है। मेंटेनेंस है, लोन की किश्तें हैं, और भी खर्चे। ओ हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। जबकि असली संपत्ति वो हो रही है जो आय पैदा करे, जैसे किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, या आपका अपना मुनाफे वाला बिजनेस, जो आपके बिना भी चल सके। हाँ। तो ये संपत्ति को एक चीज के बजाय एक सिस्टम की तरह देखने का नजरिया है। वाह, ये वाकई सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। तो विश्लेषण से दूसरा महत्वपूर्ण सबक क्या निकलता है? वो है सिर्फ अपनी नौकरी या सैलरी पर निर्भर रहने से मुक्ति पाना। हाँ, किताब उसे चूहा दौड़ कहती है ना, रैट रेस। बिल्कुल, विश्लेषण में भी इसका जिक्र है। ये एक ऐसा चक्कर है जहां आप ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर लाइफस्टाइल महंगी होती जाती है, खर्चे बढ़ते हैं। और आप उसी कमाई खर्च के चक्र में फंसे रह जाते हैं। सैलरी आपको आराम दे सकती है, लेकिन सच्ची वित्तीय आजादी शायद ही मिले। हाँ, विश्लेषण के अनुसार कियोसाकी यही मानते हैं।
तो इस चूहा दौर से निकलने का रास्ता क्या है? किताब क्या कहती? विश्लेषण बताता है कि किताब आय के कई स्रोत बनाने पर जोर देती है। मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। अच्छा। खासकर निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम, मतलब ऐसी आय जिसके लिए आपको लगातार एक्टिव होकर काम ना करना पड़े। जैसे किराए से इनकम या रॉयल्टी। हाँ, या निवेश से रिटर्न। लक्ष्य ये है कि आपकी संपत्ति इतनी आय बनाने लगे कि वो आपके खर्चों को पूरा कर सके। ताकि आप सिर्फ सैलरी पर निर्भर न रहें। सही। लेकिन एक सवाल है, आज के समय में जहां इतनी इकोनॉमिक अनिश्चितता है, क्या पैसिव इनकम बनाना उतना आसान है जितना किताब में लगता है? विश्लेषण इस पर कुछ कहता है? हाँ, विश्लेषण इस बात को मानता है कि किताब शायद इसे जितना आसान दिखाती है उतना है नहीं। और ये हमें तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता है। वो क्या है? उद्यमशीलता, यानी एंटरप्रेन्योरशिप और निवेश पर जोर। कियोसाकी का मानना है कि अपना बिजनेस बनाना या समझदारी से निवेश करना ही फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है। अपनी नौकरी के साथ या उसके बजाय? हाँ, लेकिन विश्लेषण ये भी इशारा करता है कि किताब इस रास्ते के जोखिमों को शायद कम आंकती है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। बिजनेस या निवेश में रिस्क तो होता ही है। बिल्कुल। और ये हमें आखिरी और शायद सबसे गहरे सबक पर लाता है, जिसे विश्लेषण भी किताब का निचोड़ मानता है। वो है मानसिकता में बदलाव, माइंडसेट शिफ्ट। हाँ, ये सबसे अहम है। किताब का तर्क है और विश्लेषण भी यही कहता है कि अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के बारे में फंडामेंटली अलग सोचते हैं। जैसे पुअर डैड की सोच थी सुरक्षा, स्थिरता, रिस्क से बचना। हाँ, जॉब सिक्योरिटी। जबकि रिच डैड की सोच थी अवसर ढूंढना, लिवरेज का इस्तेमाल करना, मतलब दूसरों के संसाधनों या समय का उपयोग करके आगे बढ़ना और लगातार सीखना, ग्रो करना। ये सिर्फ पैसे कमाने की टेक्निक नहीं है, ये पैसे के प्रति आपके इमोशनल रवैये को बदलने की बात है। मतलब विश्लेषण के अनुसार कियोसाकी कहते हैं कि डर, नौकरी खोने का डर, पैसा गंवाने का डर, फेल होने का डर, यही डर लोगों को चूहा दौड़ में फंसाए रखता है। अच्छा। जबकि अमीर मानसिकता डर पर नहीं बल्कि अवसर पहचानने और कैलकुलेटेड रिस्क लेने पर फोकस करती है। हाँ, वो उदाहरण भी है ना कि मैं इसे खरीद नहीं सकता कहने के बजाय पूछो मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। बिल्कुल, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। ये मानसिकता वाला पहलू वाकई सोचने पे मजबूर करता है। अच्छा, अब विश्लेषण के आधार पर किताब की ताकतों पर बात करते हैं। क्या खूबियां हैं इसमें? सबसे पहली बात जो विश्लेषण में कही गई है वो है इसकी सरल और आसान भाषा। हाँ, ये तो है। कोई फाइनेंस बैकग्राउंड न भी हो तो भी समझ आ जाती है। कहानियों और उदाहरणों से समझाया है। बिल्कुल, ये इसकी एक बड़ी ताकत है। जटिल बातें भी आसान लगती हैं। और वो संपत्ति बनाम देनदारियों वाली परिभाषा। हाँ, वो तो है ही। वो स्पष्ट और शक्तिशाली परिभाषा अपने आप में आंखें खोलने वाला विचार है। सही। विश्लेषण मानता है कि सिर्फ वो एक ही कॉन्सेप्ट कई लोगों के लिए पर्सनल फाइनेंस को देखने का नजरिया बदल सकता है। और ये सिर्फ जानकारी नहीं देती, ये प्रेरित करती है आपको एक्शन लेने के लिए, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल लेने के लिए उकसाती है। हाँ, ये मोटिवेशन वाला एंगल तो बहुत स्ट्रांग है इसमें। शायद इसीलिए इतनी पॉपुलर है। हो सकता है। और ये जो मानसिकता पर इतना जोर है वो भी एक खूबी मानी जाती है। ये क्या करें से ज्यादा कैसे सोचें पे फोकस करती है। शायद वो ज्यादा टिकाऊ बदलाव लाता है। हाँ, सोचने का तरीका बदलना। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है, तो आलोचनाएं भी हैं। विश्लेषण किन कमजोरियों की तरफ इशारा करता है? सबसे आम आलोचना जिसका विश्लेषण में भी जिक्र है वो है इसमें प्रैक्टिकल हाउ टू, मतलब हाउ टू गाइडेंस की कमी। हाँ, ये बात तो है। ये प्रेरणा तो बहुत देती है, सिद्धांत भी बताती है, पर असल में निवेश शुरू कैसे करें, बिजनेस कैसे सेटअप करें, इसके स्टेप बाय स्टेप निर्देश नहीं है। सही। ये क्या तो बताती है पर कैसे पर ज्यादा रोशनी नहीं डालती। पाठक मोटिवेटेड तो फील करता है पर फिर सोचता है अब मैं करूं क्या। और दूसरी आलोचना है अति सरलीकरण और सामान्यीकरण, मतलब ओवर सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, जैसे किताब की कुछ सलाहें जैसे तुरंत नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू कर दो, ये हर किसी के लिए न तो प्रैक्टिकल है न ही संभव। हाँ, सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं, रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है। बिल्कुल, किताब इसे थोड़ा नजरअंदाज करती लगती है। और तीसरा पॉइंट? तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है रिस्क का पहलू। विश्लेषण करता है कि किताब बिजनेस और निवेश के फायदों पर तो बहुत जोर देती है। हाँ, वो तो है। लेकिन उनमें जो रिस्क है, फेल होने की संभावना है, नुकसान हो सकता है, उस पर पर्याप्त चर्चा नहीं करती। अच्छा, मतलब एक बहुत ही आशावादी तस्वीर पेश करती है। हाँ, कह सकते हैं। ऐसा लगता है कि रिच डैड हमेशा जीतते ही हैं, जो असल दुनिया में तो शायद ही होता है। ये बात तो है।
तो इन ताकतों और कमजोरियों को देखते हुए विश्लेषण के हिसाब से ये किताब आखिर किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? विश्लेषण का निष्कर्ष यह है कि ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा शुरुआती बिंदु है जो पर्सनल फाइनेंस और निवेश की दुनिया में नए हैं। मतलब बिगिनर्स के लिए। हाँ, जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं। ये मुश्किल विषयों में रुचि जगाने का काम करती है। और उन लोगों के लिए भी शायद जो अपनी मौजूदा फाइनेंशियल स्थिति से खुश नहीं है। बिल्कुल, जो चूहा दौड़ में फंसा हुआ महसूस करते हैं और पैसे को लेकर अपनी सोच में एक बुनियादी बदलाव लाना चाहते हैं। ये एक माइंडसेट शिफ्ट ट्रिगर कर सकती है। तो संक्षेप में ये उनके लिए है जो फाइनेंशियल लिटरेसी की पहली सीढ़ी चढ़ना चाहता है और पारंपरिक सोच को चुनौती देने के लिए तैयार है, लेकिन इसे एक कंप्लीट गाइड या अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए। सही कहा, ये एक दरवाजा खोलती है पर रास्ता खुद बनाना पड़ता है। एकदम। विश्लेषण ने इसे कुल मिलाकर 5 में से 4.5 स्टार दिए हैं, जो दिखाता है कि ये प्रभावशाली तो है, खासकर मानसिकता बदलने के लेवल पर। हाँ, और विश्लेषण का फाइनल निचोड़ यही है कि ये कोई रेसिपी बुक नहीं है, बल्कि एक सोच बदलने वाली किताब है। हाँ, इसका सबसे बड़ा योगदान शायद यही है कि इसने फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम, संपत्ति बनाना, इन विषयों को मेन स्ट्रीम मिला दिया और लाखों लोगों को इन पर सोचने और ज्यादा सीखने के लिए प्रेरित किया। हाँ, एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है ये किताब। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? रिच डैड पुअर डैड पैसे के प्रति हमारे नजरिए को, हमारी सोच को गहराई से चैलेंज करती है। बिल्कुल। ये सिखाती है कि फाइनेंशियल सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि स्मार्ट सोच, फाइनेंशियल नॉलेज और संपत्ति बनाने पर फोकस करने से मिलती है। हाँ, और ये हमें चूहा दौड़ से बाहर निकलने और पैसिव इनकम के जरिए फाइनेंशियल आजादी पाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जैसा विश्लेषण ने भी माना, इसमें प्रैक्टिकल स्टेप्स की कमी है और रिस्क को शायद थोड़ा कम करके दिखाया गया है। हाँ, ये कमियां हैं, लेकिन फिर भी ये सोच बदलने और अपनी फाइनेंशियल यात्रा शुरू करने के लिए एक शक्तिशाली पहला कदम हो सकती है। और ये इस बात पर भी जोर देती है कि आज की दुनिया में फाइनेंशियल एजुकेशन शायद पारंपरिक शिक्षा जितनी ही जरूरी है। ये शायद उससे भी ज्यादा। हाँ, संभव है। अच्छा, इस चर्चा के आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। विश्लेषण कहता है कि किताब कैसे करें नहीं बताती, तो फिर कोई व्यक्ति इसके मूल सिद्धांतों जैसे संपत्ति बनाने पर ध्यान देना या अपनी सोच बदलना, इनको अपनी असल जिंदगी में उतारना कैसे शुरू कर सकता है? हाँ, अच्छा सवाल है। खासकर तब जब हमारा समाज और एजुकेशन सिस्टम अक्सर हमें एक ज्यादा सेफ पारंपरिक रास्ता दिखाते हैं। हाँ, वो पहला छोटा वास्तविक कदम क्या हो सकता है जो इस किताब की प्रेरणा को सिर्फ एक अच्छे विचार से आगे ले जाए? हाँ, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। वो पहला कदम क्या हो?